हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विद दक्ष पे। आज हम आपको बताने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले समझिए चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी कहना क्या चाह रहा है, ये वर्ड क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, जो हमारा पार्ट 4 होने वाला है ये। तो जल्दी लेट गेट गो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देने के। एक 1 मिनट, ओके 1 मिनट। Challenges of democracy. No country can be described as being completely democratic. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा कोई भी कंट्री आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी कंट्री आप बता नहीं सकते। ये चैलेंज है, ये आपको ऐसा कंट्री नहीं बता सकते जहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी तरीके से अभी तक पूरी तरीके से वैलिड हो गई है। क्या हो गई है, पूरी तरीके से वैलिड हो गई है। ठीक ना। There are always communities and individuals trying to expand the area of democracy and the push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. यानी कि सारे 1 मिनट, सारे जो कम्युनिटीज हैं, सारे के सारे कम्युनिटीज हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं, वो क्या करते हैं, अपने आइडिया को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और डेमोक्रेसी के आइडिया को बढ़ाने की कोशिश करते हैं एंड टू द ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। यानी कि इक्वालिटी के कारण ही क्या हो रहा है, हमारे न्यू न्यू इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिव आप कोई कंट्री को कह नहीं सकते, क्योंकि हर हर एक इंडिविजुअल, हर एक ट्राइब क्या चाहेगा कि मेरा सबसे अच्छा हो, मैं सबसे महान हूँ, मेरा सबसे अच्छा हो। ठीक है, तो सब यही चाहता है, क्या चाहता है, सब यही चाहता है कि वो अच्छा हो सबसे ज्यादा। ठीक ना। तो इसी के कारण क्या होता है, कभी भी क्या होता है, कोई सब इक्वल्स नहीं होंगे। सेंट्रल टू दिस स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल्स एंड फॉर द डिग्निटी मेंटेन। यानी कि बता रहा हूँ, सेंट्रल टू दिस स्ट्रगल यानी कि इस स्ट्रगल को देखते हुए सारे सारे के सारे पर्सन को क्या होना चाहिए, एज इक्वल ट्रीट मिलना चाहिए और डिग्निटी के साथ उन्हें मेंटेन करना चाहिए। डिग्निटी यानी कि डिग्निटी को आप क्या कह सकते हैं, डिग्निटी इक्वल्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट। In this book, you will read about how the issues of equality affects various aspects of our daily life in democratic India. यानी कि डेमोक्रेटिव इंडिया के अंदर बहुत सारे इश्यूज कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। As you read this chapter, think about whether the equality of all persons are there being able to maintain the dignity। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या आप देख रहे हैं कि सारे पर्सन्स की डिग्निटी को मेंटेन किया जा रहा है। As you chapter think about whether the equality for all persons यानी कि सारे पर्सन्स की इक्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। Extract from Article 15 of Indian Constitution। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1, all all states should not discriminate against any citizen on ground only on religion, caste, sex or birth of any of them। यानी कि कोई भी पर्सन किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किस कारण से। तो अगर वो उसका क्या रिलीजन है, वो किस रेस से है, वो किस कास्ट से है, वो उसका सेक्स क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इनमें से किसी के आधार पर उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। नो सिटीजन fall on the ground only on religion, race, caste, sex, place or birth of any be subject of any or any disability, liability, restriction or any condition to regard to access of also of public restaurants, hotels, public places,
पब्लिक एंटरटेनमेंट, सिनेमास लाइक सिनेमास। तो इनमें से ऐसा उन्हें बोल के नहीं निकाला जा सकता है कि तुमको तुम डिसेबल हो, तुम्हें नहीं घुसने देंगे, तुम इस कास्ट से हो तो तुम्हें घुसने नहीं मिलेगा। पार्क में ऐसा बोलेंगे तो उसके उनके ऊपर क्या हो जाएगा, उनके उनके ऊपर आर्टिकल 15 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का केस जारी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी को भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस के बेस पे, बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम के बेस पे। और और यहाँ पे क्या बोल रहा है, और किसी को रिलीजन को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके ऑफ देम इज सब्जेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी। लेकिन बस इतना ही नहीं, किसी की डिसेबिलिटी, मान लीजिए किसी का हाथ नहीं तो उसे हम नहीं लेंगे, लेबिलिटी को नहीं लेंगे, रेस्ट्रिक्शन को नहीं दिखाना है। कंडीशन कंडीशन इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर कंडीशन क्या है कि इन सारों को, इन मतलब कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकता, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब उन्हें कहाँ कहाँ से एक्सेस मिलेगा, तो वो शॉप में, किसी भी शॉप में जा सकते हैं, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी भी होटल में जा सकते हैं, किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी कि जो आपके सिनेमास हो सकते हैं वो जा सकते हैं। वो क्या अब यूज वेल्स के सारे यूज कर सकते हैं, टैंक का यूज कर सकते हैं, बाथिंग घाट का यूज कर सकते हैं, रोड्स का यूज कर सकते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट का यूज कर सकते हैं, मेंटेन होल और पार्टी स्टेट्स नॉट रिलेटेड टू यूज जनरल पब्लिक। और ऐसे सारे चीजों का यूज कर सकते हैं जो कि सरकार उसका पैसा दे रही है पब्लिक जनरल पीपल के लिए, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। किसी को भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 ये श्योर करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज है आपका, तो एक्सरसाइज जो है आपकी न्यू वीडियो में आएगी, ठीक है ना, न्यू जो आपका वीडियो जाएगा ना उसमें आएगी। अब देखिए ग्लोसरी क्या कहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे क्या कह रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट, सारे एडल्ट जो कि 18 साल से एबव है, 18 से बड़े हैं, 18 मतलब कि उनका उम्र 18 से ज्यादा है, हैव टू राइट टू वोट, यानी कि उन्हें क्या है, वोट है किसका, राइट टू वोट, यानी कि वोट करने का राइट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और उसमें ये नहीं देख सकते आप कि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा, उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, वो बहुत ज्यादा गरीब है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अब वो नहीं देख सकते। अगर वो इंडिया की सिटीजन है और 18 साल के ऊपर है, यानी कि सरकार जिनको लाइसेंस लाइसेंस है कह सकते हैं, एक वोटर आईडी कार्ड होता है वो देती है, मतलब कि परमिट देती है वोट देने का। अगर उन्हें आप रोकेंगे वोट देने से तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। डिग्निटी क्या होता है, देखिए डिग्निटी, व्हाट इज डिग्निटी, तो इट दिस रेफर ऑफ टू थिंकिंग ऑफ oneself and other person who worthy to respect। डिग्निटी इक्वल्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ एकदम इजी भाषा में समझ सकते हैं, डिग्निटी किसको बोलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को। दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ oneself and other person as worthy of respect, यानी कि सबको एक रिस्पेक्ट की लाइफ चाहिए, उनके एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए ये इस चैप्टर में हमने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। अभी यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फिर यहाँ पे देख सकते, तो आपको तो जानना तो चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। और फिर हम लोग तो अभी जानते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन देखिए बुक बता रहा है वो समझना पड़ेगा, ठीक ना। This is a document that lays down the basic rules and regulations for people and the government in the 1 minute for people and the government in the country to follow। यानी कि
बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बेसिक रूल्स दिए हुए हैं, बेसिक नियमों का मतलब ये उल्लेख किया हुआ, वहां पे लिखा हुआ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक ना। वहां पे बेसिक रूल्स आपको बताए गए हैं, रेगुलेशंस बताए गए कि इनका पालन करना है, ये लॉ तोड़ने पे ये सजा है, ये लॉ तोड़ने पे ये सजा है, आपको क्या चीज का पालन करना है, ये आपको क्या नहीं करना है, ये क्या करना है। वो बस सिर्फ पीपल के लिए नहीं है, वो पीपल के साथ गवर्नमेंट के लिए भी है और कंट्री के लिए भी है, यानी कि पीपल, गवर्नमेंट, कंट्री, कंट्री के अंदर जितने भी आते हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर दूसरा लॉ फॉलो करेंगे और नॉर्मल पीपल दूसरा लॉ फॉलो करेंगे, वो नहीं है। लेकिन एक रियल रियल चीज बताता हूँ, ये ऐसा ही होता है कि बड़ा अगर कोई आदमी है तो वो अगर कुछ भी कर दिया तो वो छूट जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या इसमें बताती है, इसमें बेसिक बेसिक रूल्स बताती है, रेगुलेशंस बताती है, किसके लिए, पीपल के लिए, द गवर्नमेंट के लिए और कंट्री के लिए, इन द कंट्री टू फॉलो, और जो इस कंट्री का सिटीजन है उसे ये फॉलो करना पड़ेगा। सिविल राइट मूवमेंट, अब सिविल राइट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था रोजा पार्क के द्वारा, so the movement the movement that began in USA in 1950, in which African American people demanded equal right at the end of racial discrimination, यानी कि रोजा पार्क्स नाम की एक लेडीज थी जो कि बहुत ज्यादा थकी हुई थी, और तो वहां पे क्या ऐसा चलता था, मतलब कि व्हाइट अमेरिकन का बोलबाला था, वहां पे ऐसा चल रहा था, अगर मान लीजिए अफ्रीकन अमेरिकन जो है उन्हें बस की सबसे पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ता था, या फिर अगर कोई व्हाइट अमेरिकन आएगा तो उसे उठना पड़ता था। लेकिन जो रोजा पार्क्स थी उसने क्या किया, एक बार जब अगर व्हाइट वो लेडी सीट थी और वो ज्यादा टायर्ड थी, तो उससे एक व्हाइट मैन ने क्या क्या सीट मांगा, लेकिन उसने नहीं दिया। तो उसी समय से क्या होगा, सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और ये कब हुआ था, तो 1 दिसंबर को हुआ था, इसकी डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर, 1 मिनट। और अफ्रीकन अमेरिकन के एंसिस्टर्स थे वो क्या थे, अफ्रीकन अमेरिकन के सिस्टर थे वो क्या थे, तो वो स्लेव थे जो कि अफ्रीका से लाए गए थे। रोजा पार्क्स, हाँ, 1 दिसंबर 1955 में स्टार्ट हुआ था, 1 दिसंबर 1955 में स्टार्ट हुआ था रोजा पार्क्स लेडी के द्वारा। और ये एक चिंगारी छोड़ी थी कि जो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज के साथ, या फिर एक्सरसाइज के लिए वीडियो नहीं भी बनाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आप गूगल से देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपको सेकंड चैप्टर में, जैसे किसी के और भी मतलब कि जैसे कि हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, या फिर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।